हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। ने कल अपनी एग्ज़ाम भी है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो अपना अति चालकता वाला कॉन्सेप्ट है, इसको कंप्लीट करा दूँगा अभी के वीडियो में। अति चालकता वाले में क्या होता है कि अति चालक, ध्यान से समझो क्या लिखा, चालक के पीछे क्या आ रहा, अति चालक, यानी कि कंडक्टर के आगे लिखा में आ रहा सुपर कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर से भी बढ़िया हो, चालक से भी बढ़िया हो। अब ये चालक से अति चालक कब बनता है? इन्हें कोई भी चालक पदार्थ अति चालक पदार्थ कब बनता है? इन्हें जैसे कोई चालक पदार्थ होता है, इन्हें जब किसी चालक पदार्थ का टेम्परेचर, ध्यान से सुनना एक एक बात को, इन्हें जब किसी चालक पदार्थ का ताप एक निश्चित ताप से कम किया जाता है, ने जब किसी चालक पदार्थ का ताप एक निश्चित ताप से कम किया जाता है, तो जो चालक पदार्थ होता है उसके जो धात्विक गुण होते हैं, जो चालकता वाले गुण होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं और प्रतिरोधकता का मान लगभग शून्य हो जाता है। अब एक बात को समझो, जो चालकता होती है, चालकता क्या होती है, K बराबर 1/ρ होता है। तो जो प्रतिरोधकता का मान जितना कम होगा, चालकता का मान उतना ही अधिक होगा। प्रतिरोधकता का मान जितना कम होगा, चालकता का मान उतना ही अधिक होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझाता हूँ। जैसे ये अपने पास कोई पदार्थ है, इस पदार्थ का कोई ना कोई एक टेम्परेचर होगा, फिक्स टेम्परेचर होगा। क्या होगा, कोई ना कोई एक टेम्परेचर होगा। जब किसी पदार्थ का ताप एक निश्चित ताप है, इसका निश्चित ताप से कम किया जाता है, तो ये जो पदार्थ है, पदार्थ कैसा है, चालक पदार्थ, तो ये इसके जो धात्विक गुण होते हैं, इसकी जो धात्विक प्रॉपर्टी होती है वो कम होने लगती है, धात्विक गुण नष्ट होने लगते हैं और प्रतिरोधकता का मान भी कम हो जाता है। अब प्रतिरोधकता जितनी कम होगी, चालकता का मान उतना ही अधिक होगा और चालकता का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, चालकता का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं अति चालक पदार्थ। तो अति चालक पदार्थों की डेफिनेशन दोबारा से सुनो। जब किसी चालक पदार्थ का ताप एक निश्चित ताप से कम किया जाता है, तो चालक पदार्थ अपने धात्विक गुणों को नष्ट कर देता है तथा प्रतिरोधकता का मान लगभग शून्य हो जाता है, जिससे चालकता का मान अनंत हो जाता है, जिससे चालकता का मान अनंत हो जाता है। ऐसे पदार्थों को सुपर कंडक्टर मैटर कहते हैं, अति चालक पदार्थ कहते हैं तथा इस गुण को अति चालकता कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब देखो मैंने अभी क्या बोला, यानी जब किसी पदार्थ का ताप एक निश्चित ताप से कम किया जाता है, तो ये जो निश्चित ताप होता है, यानी किसी भी पदार्थ का, इस दुनिया में जितने भी मैटर है, उन मैटरों का एक निश्चित ताप होगा जिस पदार्थ पर, यानी कि जैसे मरकरी, मरकरी कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। लिक्विड स्टेट में किस टेम्परेचर पर पाई जाती है, मरकरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो लिक्विड स्टेट में किस टेम्परेचर पर पाई जाती है, उसका कोई ना कोई एक फिक्स टेम्परेचर होगा, यानी कोई ना कोई एक निश्चित ताप होगा। तो प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित ताप होता है और इस निश्चित ताप को कहते हैं हम क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप। अब यहाँ पे एक चीज़ और आइए, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र, इसे BC से व्यक्त करेंगे, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से समझो, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जब किसी पदार्थ को ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, जब किसी पदार्थ को ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, यानी जिसमें वह अपने सभी चालकता वाले गुणों को नष्ट कर दे। नहीं समझ में, जब किसी अति चालक पदार्थ को ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जिसमें वह अपने अति चालकता के गुणों को नष्ट कर देता है। जब किसी अति चालक पदार्थ को ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए जिसमें वह अपने अति चालकता के गुणों को नष्ट कर देता है, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। ने क्या बोलेंगे, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। ओके, अब ये देखो क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र, अब हमको याद भी करना है कैसे, कुछ 2-3 तत्व है जिनके
क्रांतिक ताप और क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों को याद रखना है, जिसमें पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है टाइटेनियम और तीसरा है वेनेडियम। इनका आप लोगों को एक तो क्रांतिक ताप और एक क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र याद रखना है। क्रांतिक ताप और क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र याद रखना है। याद करने की ट्रिक बताता हूँ। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। 13 का प्राप्त होगा जब 14 में से हम लोग 1 को घटाएंगे। 14 में से 1 को घटाएंगे तो 1.14 यानी इसका क्रांतिक ताप होता है। ये केल्विन में है। ये क्या है? केल्विन में। और ये जो टाइटेनियम है इसका जो क्रांतिक ताप है वो है 0.39 यानी 0.39। वेनेडियम का क्रांतिक ताप है 5.38। कितना है? 5.38 यानी इसका जो क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र है वो है 105 × 10⁻⁻4 टेस्ला। 105 × 10⁻⁻4 टेस्ला। इसका है 100 × 10⁻⁻4 टेस्ला और इसका है 1420 × 10⁻⁻4 टेस्ला यानी 1420 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये आप लोगों के समझ में आया। ये 3 परमाणु हैं, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। इनका आप लोगों को क्रांतिक ताप और क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र याद रखना है। काम में आ जाए कभी भी, कोई पता नहीं। टाइम कम है भैया, साथ के साथ याद करते हुए चलो। देखो, पढ़ते पढ़ते इनकी बोर नहीं होना है। अरे मजाक कर, कॉमेडी कर यार, क्या नहीं सीरियस नहीं होना। सीरियस हो गया तो कूटूंगा बुरी तरीके से। मैं पढ़ाऊँ जब सीरियस ही नहीं होना, बाकी सब होना है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक टॉपिक और पढ़ना है, दीर्घ स्थायी धारा। क्या होती है दीर्घ स्थायी धारा? एक ही बार में समझ में आ जाएगी। देखो, कोई अतिचालक पदार्थ से बनी हुई रिंग लेते हैं। ये क्या है? अतिचालक पदार्थ से बनी हुई रिंग है और इस जो रिंग है, इस रिंग की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। ये क्या है? अतिचालक पदार्थ की बनी हुई कोई रिंग है और इस रिंग की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r। ने जब इस रिंग में एक बार हम क्या करेंगे, प्लग में इनकी वो लगाएंगे, प्लग लगाएंगे लाइट में, और इसमें एक बार हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? एक बार हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। दोबारा से सुनो, कोई अतिचालक पदार्थ की बनी हुई रिंग लेते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब इस रिंग में एक बार क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे 2 मिनट मैंने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी और फिर मैंने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, फिर मैंने स्विच को बंद कर दिया, स्विच को बंद कर दिया। ठीक है। अब ये जो अतिचालक पदार्थ की बनी हुई रिंग है ये बंद परिपथ है। अब इस बंद परिपथ में अनंत समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। इस बंद परिपथ में अनंत समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती। सारा दिमाग से निकल गया होगा कि मैंने क्या बोला। दोबारा से समझो, अतिचालक पदार्थ की बनी हुई कोई रिंग लेते हैं, इन्हें इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये जो विद्युत धारा होती है अनंत समय तक प्रवाहित होती रहती है। जैसे अपना बोर्ड होता है, बोर्ड में इनकी प्लग लगाए और एक बार इसमें इनकी करंट मैंने फ्लो कर दिया 1-2 मिनट के लिए, फिर अपन ने क्या किया, करंट को हटा दिया, तार को हटा दिया, फिर भी इसमें इनकी अनंत समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। तो इस प्रकार की धारा को बोलते हैं दीर्घ स्थायी धारा। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्थायी धारा। यानी इसे दिखाते हैं हम IC से। किससे? IC से। ये होती है 2πRHC, है ना। IC बराबर 2πRHC। IC क्या है? यानी क्रिटिकल करंट, क्रांतिक धारा। IC क्या है? क्रांतिक धारा। HC क्या है? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। लिख देता हूँ। क्रांतिक धारा। और HC क्या है? क्रांतिक चुंबकीय
ने क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र ने क्या है, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। तो ये थे दीर्घस्थायी धारा का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, टाइम नहीं है। आगे आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र का, यानी क्या सूत्र पढ़ा होगा, बी सी, यहाँ पे टी बराबर बी सी 0 1 माइनस टी अपॉन टी सी का होल स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखना, यानी ये सूत्र तो आप लोगों ने याद रख लिया होगा। अभी क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन बता दी। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ सिखाता हूँ 5 मिनट में, ध्यान से समझना एक एक चीज को। देखो, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र और ताप के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं। क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र और ताप के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं। यहाँ पे यानी कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ने जो ताप लेना है हमेशा केल्विन में लेना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, ये बात याद रखो। ताप और क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। तो 0 केल्विन पर, और 0 केल्विन पर क्या होगा, जब ताप का मान 0 है, जब ताप का मान 0 है, जब ताप का मान 0 है, देखो यहाँ पे T का मान क्या होगा, जब 0 होगा, जब T बराबर 0 होगा, तो ये 0 में TC का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 0 आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 0 करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे BC बराबर क्या आएगा, BC T बराबर आएगा BC 0। नहीं समझे, देखो गधेड़े हो तुम लोग। 1 माइनस यहाँ पे इनकी T बराबर 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, BC 0। देखो, परम शून्य ताप पर या 0 केल्विन ताप पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, BC 0। तो यहाँ पे है BC 0, यानी BC 0। अब 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ, ओनली समझाने के लिए बताएं। अब जब मैं क्या ले रहा हूँ, T बराबर TC ले रहा हूँ, जब ताप में क्रांतिक ताप के बराबर ले रहा हूँ, जब ताप क्रांतिक ताप के बराबर हो, तो यहाँ पे T की जगह क्या लिखूंगा, TC। तो TC से TC कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। ने जब हम 0 को BC 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, ने 0 आएगा। अब देखो, ने जब यहाँ पे ले लेते हैं, ये TC है, ने TC क्रांतिक ताप है। देख, क्रांतिक ताप पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0, यानी कि क्रांतिक ताप पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, 0। इन्हें इस लाइन पर इनकी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है, ये जो लाइन है इस लाइन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। तो क्रांतिक ताप पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 0 है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो नहीं ये आएगा, नहीं जब ताप का मान क्रांतिक ताप से कम हो तो पदार्थ सुपर कंडक्टर मैटर की तरह व्यवहार करता है, अति चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। ने जब ताप का मान क्रांतिक ताप से कम हो तो पदार्थ अति चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब ताप का मान क्रांतिक ताप से अधिक हो, जब किसी पदार्थ का ताप क्रांतिक ताप से कम है, तो वह सुपर कंडक्टर मैटर अति चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन जब ताप का मान क्रांतिक ताप से अधिक है तो वह नॉर्मल मैटर सामान्य पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। सामान्य पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। तो वह सामान्य पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, समझाना मेरा टारगेट है, यानी कि ऐसे ग्राफ बनता है। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अबे तुम बोर हो गए यार, एक गाना सुनो। क्या गाना सुनोगे? वैसे दिमाग पे यानी कि एग्जाम का प्रेशर ना रहा और यानी कि तू ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, छोरे बैठ जा चुपचाप।
अपने आप को क्या समझ रखा, गाने से ना रहा, साले हम लोगों की तो खटखड़ी हो रही है। अबे चिल होके पढ़ो यार, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अति चालक पदार्थ। अब देखते हैं हम माइसनर प्रभाव, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ने क्या, माइसनर प्रभाव बहुत काम की चीज़ है भाई। माइसनर प्रभाव, माइसनर प्रभाव, माइसनर प्रभाव क्या कहता है कि ध्यान से समझना। एक तो मैं ये ले रहा हूँ अति चालक पदार्थ, ये क्या है, अति चालक पदार्थ, और ये है सामान्य पदार्थ, सामान्य पदार्थ। ये क्या है, अति चालक पदार्थ। एक ही बार में ये समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से समझोगे ना तो। अति चालक पदार्थ, और ये क्या है, सामान्य पदार्थ। अब ये जो माइसनर वैज्ञानिक को मरी आती, क्या मरी आती है, माइसनर नामक वैज्ञानिक क्या कहता है, अति चालक पदार्थ कब होता है, जब ताप का मान क्रांतिक ताप से कम हो, और सामान्य पदार्थ कब, जब ताप का मान क्रांतिक ताप से अधिक हो। ये कंडीशन है। देखो, जब किसी अति चालक पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया जाता है, जब किसी अति चालक पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया जाता है, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, अपवर्जन कर जाती है। नहीं समझे, अभी इसको मिटा देते हैं 5 मिनट के लिए, यहाँ पे अति चालक ही रहने देते हैं। देखो, माइसनर वैज्ञानिक क्या कहता है कि कोई अति चालक पदार्थ है, इस अति चालक पदार्थ पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया। अब चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है अति चालक पदार्थ में से न गुजर कर इसके बाहर से होकर गुजर जाती है, बाहर से होकर गुजर जाती है। तो अति चालक पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। तो अति चालक पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। लेकिन जब किसी हम नॉर्मल मैटर, सामान्य पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ में से होकर गुजरती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ में से होकर गुजरती है। अब जब इस पदार्थ के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कौन बोला है, माइसनर बोला है। ये बात जो कही है किसने कही है, माइसनर नामक वैज्ञानिक ने कही है। यानी किसने कही है, माइसनर नामक वैज्ञानिक ने कही है। अब इनके लिए बात करें, है ना, अति चालक पदार्थों के लिए बात करें, तो अति चालक पदार्थों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 0 आया। लेकिन इनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं था, इनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं था। ध्यान से समझो, B बराबर क्या है, कैलकुलेशन है थोड़ी। B बराबर कुल चुंबकीय क्षेत्र, ने क्या है, कुल चुंबकीय क्षेत्र बराबर B, जो अप्लाइड, एक का मतलब क्या है, अप्लाइड, जो चुंबकीय क्षेत्र हमने आरोपित किया, जो चुंबकीय क्षेत्र हमने बाहर से लगाया, ये, और एक μ0m, μ0m क्या है, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र, μ0m क्या है, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र। अब हम बात करें अति चालक पदार्थों के लिए, तो ये μ0m क्या है, अति चालक पदार्थों के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र। μ0m क्या है, अति चालक पदार्थों के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, अति चालक पदार्थों के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र। BA क्या है, अति चालक पदार्थों पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाए, तो चुंबकीय बल रेखाएं अति चालक पदार्थ में से न गुजर कर इसके बाहर से गुजर गई। तो अति चालक पदार्थों के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो कितना आया, 0 आया। तो B की जगह यहाँ पे 0, BA μ0 कैपिटल M, तो BA बराबर माइनस μ0 अपॉन कैपिटल M, तो μ0 कैपिटल M अपॉन BA बराबर -1। देखना, μ0 कैपिटल M, तो μ0 कैपिटल M, BA की जगह क्या लिख सकता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा B बराबर μ0H,
तो बी ए की जगह म्यू जीरो एच लिख सकता हूँ, कैपिटल एच बराबर -1 है ना। म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल हो गया। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एम समानुपाती कैपिटल एच, तो एम बराबर काई एच। काई क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति। कैपिटल एच क्या है? यानी जो बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगा है। कैपिटल एम क्या है? चुंबकन तीव्रता। तो कैपिटल एम बटा एच क्या आएगा? काई आएगा। म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना है? कैपिटल एम बटा एच है बराबर -1। ये किसके बराबर? काई के बराबर। तो काई बराबर -1। तो चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक किन की होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक किन की होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थों की होती है। ध्यान से समझो, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक किन की होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थों की होती है। यहाँ से एक निष्कर्ष निकल कर आया कि जब अतिचालक पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो अतिचालक पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जब अतिचालक पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो अतिचालक पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। एक निष्कर्ष निकला, ठीक है। यानी किन की तरह व्यवहार करने लगते हैं? प्रति चुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। आगे और समझाता हूँ। यहाँ तक चित्र में समझ में आया जो भी बताएं? नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइम ही नहीं है, बस यही तो खा गया रगड़ा, टाइम ही नहीं है साला, जल्दी बताना पड़ रहा है। जो कमज़ोर स्टूडेंट होंगे उनके तो दिमाग के ऊपर से गुजर जाएगी ये बातें। फिर भी मैं कोशिश करूँगा समझाने की फुल टू फुल। देखो एक बात को समझो, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या है? जेड बराबर सिग्मा ई। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप होता है जेड बराबर सिग्मा ई। जेड क्या है? धारा घनत्व। ये क्या है? धारा घनत्व। कैपिटल ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। सिग्मा क्या है? न चालकता। न सिग्मा क्या है? चालकता। तो जेड बराबर सिग्मा क्या होती है? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है चालकता। तो यहाँ पे आएगा 1/ρ। यहाँ पे कैपिटल ई। तो रो बराबर निकालो, या एक तरीके से कैपिटल ई कैलकुलेट करें तो कैपिटल ई का मान निकालो। तो ये रो इससे गुणा हो जाएगा, रो और जेड। अब एक बात सुनो, अतिचालक पदार्थों के लिए ने जो प्रतिरोधकता होती है वो लगभग शून्य होती है। अतिचालक पदार्थों के लिए जो प्रतिरोधकता होती है वो लगभग शून्य होती है, शून्य के आसपास होती है। रो टेंड्स टू 0। तो अगर रो का मान 0 है तो कैपिटल ई का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कैपिटल ई का मान कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कैपिटल ई का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब एक बात को समझो आप लोग, देखो मैक्सवेल की जो तृतीय समीकरण, मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए, पहले तो वो लिखा देता हूँ। डेल वेक्टर डॉट, देखो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है। और डेल वेक्टर गुणा ई वेक्टर बराबर माइनस डेल अपॉन डेल टी बी वेक्टर, ये मैक्सवेल की तृतीय समीकरण। अभी चतुर्थ समीकरण अपने बहुत काम में आने वाली, तो उसको भी बाद में बता दूंगा। तो ये मैक्सवेल की तृतीय समीकरण। अब इस तृतीय समीकरण में देखो अतिचालक पदार्थों के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है? 0 आता है। अब मैक्सवेल की तृतीय समीकरण काम में ले रहा हूँ। अब इस जगह पे कैपिटल ई की जगह में 0 रखूँगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी। अब देखो माइनस को 0 से गुणा करूँगा तो वही 0 आएगा, क्योंकि 0 न तो माइनस होता है न ही धनात्मक होता है, ठीक है।
तो क्या आ गया अपने पास, डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी बराबर एक तरीके से 0 आता है। और देखना यानी डेल बी वेक्टर और कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो शून्य आता है, हमेशा याद रखना। कांस्टेंट का अवकलन शून्य आता है, न किसका अवकलन शून्य आता है, कांस्टेंट का अवकलन शून्य आता है। तो देखो डेल कांस्टेंट का अवकलन शून्य आता है, डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी बराबर यानी कि 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेल अपॉन डेल टी, यहाँ पे क्या है बी वेक्टर बराबर 0। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि बी का मान कांस्टेंट है, बी का मान कांस्टेंट है तभी तो इसका अवकलन 0 आया। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि बी का मान कांस्टेंट है तभी तो इसका अवकलन 0 आया। तो बी का मान कांस्टेंट है तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि बी वेक्टर बराबर कांस्टेंट, बी का मान कितना है 0, सॉरी कांस्टेंट, बी का मान कितना है कांस्टेंट। अब देखो अब यहाँ पे एक विरोधाभास छिड़ गया, यहाँ तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब समझाता हूँ। जैसे ये अपने पास कोई अतिचालक पदार्थ है, अतिचालक पदार्थ। अब माइसनर प्रभाव क्या कहता है कि जब किसी अतिचालक पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो इस अतिचालक पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, 0 आता है। अभी आप लोगों को बताएं, अतिचालक पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, 0 आता है। लेकिन मैक्सवेल क्या कहता है, यह तो बोलता है माइसनर, लेकिन मैक्सवेल क्या बोलता है अभी बताया मैंने, बी वेक्टर बराबर क्या आया था, कांस्टेंट आया था। बी वेक्टर बराबर क्या है, कांस्टेंट है। मैक्सवेल क्या कहता है कि जब किसी अतिचालक पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया जाता है तो अतिचालक पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब मैक्सवेल तो कह रहा है कांस्टेंट है, माइसनर कह रहा है 0। अब दोनों के बीच छिड़ गया विवाद, दोनों के बीच क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में, ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड अब आएगा KGF की तरह। अधीरा को क्यों मारा।